यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के पूर्व प्रमुख आंद्रेई यरमाक सोमवार को 140 मिलियन ग्रिवना की जमानत पर प्री ट्रायल हिरासत केंद्र से रिहा हो गए। इस तरह वो कुल 3 दिन सलाखों के पीछे रहे। आखिरकार सबने मिलकर जमानत के पैसे जुटाए, जबकि सब उसकी जेब में थे, फिर भी उसे बचाने की जल्दी किसी ने नहीं दिखाई। लेकिन आज ये पता चला है कि यरमाक की जमानत किसने और कैसे भगी थी। और आप ये जानकर बहुत हैरान होंगे कि यरमाक अपने सबसे करीबी लोगों के लिए भी कितना ज्यादा विषैला हो गया है, खासकर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के आसपास के लोगों के लिए। इस एपिसोड में जानेंगे कि यरमाक की जमानत के लिए पैसे किसने जुटाए, कानूनी पैसे ढूंढना मुश्किल क्यों था और जांचकर्ताओं के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय में निर्देश कैसे दिए जा रहे थे। पैसे इकट्ठा करना, लेकिन इस तरह कि अब जहरीले हो चुके ज़ेलेंस्की के पूर्व अधिकारी से संबंध उजागर न हो। इसी बीच पता चलता है कि तिमूर मिंदिच ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर मुकदमा किया। इसकी वजह और कारण भी इस एपिसोड में चर्चा होगी। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपनी टिप्पणी दें। और दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये मेरे पूरी तरह यूक्रेनी भाषी यूट्यूब चैनल का लिंक है। इसलिए अगर आप मेरी अलग अलग एपिसोड्स यूक्रेनी भाषा में देखना चाहते हैं तो जरूर जाएं, सब्सक्राइब करें और बिल्कुल नए पूरी तरह से यूक्रेनी भाषा वाले यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। इस एपिसोड में मैं जांचकर्ता पत्रकार की सामग्री का हवाला दूंगा, संपादक ज़ेरकालो नेदेलिना वेदेरनिकोवा, और साथ ही अंदर की जानकारी कि कौन और कैसे यरमाक को प्री ट्रायल हिरासत केंद्र से रिहा करवा रहा था। लेकिन सबसे पहले आइए मैं आपको इस मामले से जुड़ी सबसे ताजा खबर बताता हूं। मिडास मामले के आरोपी व्यवसायी जिनके खिलाफ यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के फैसले से प्रतिबंध लगाए गए हैं। तिमूर मिंदिच ने यूक्रेन के कसेशन प्रशासनिक न्यायालय में याचिका दायर की और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आदेश को अवैध ठहराने की मांग की। उनके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को अवैध घोषित करने और लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द करने की मांग की है। इस मामले में मुख्य प्रतिवादी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं और शायद अब तिमूर मिंदिच के पूर्व मित्र भी। लगता है अब इस मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होगा। आंद्रेई यरमाक की बात करूं तो मैं थोड़ा पीछे से शुरू करूंगा। वेदेरनिकोवा के अनुसार संदेह के बाद पूर्व राष्ट्रपति कार्यालय प्रमुख आंद्रेई यरमाक और उनके वकील इगोर फोमिनिएव 4 दिन नहीं सोए, जमानत के पैसे जुटाने थे। लेकिन इसमें विरोधाभास है। यरमाक और उनके वकील के पास जमानत के लिए सफेद धन तैयार करने के लिए पूरे 6 महीने थे। यरमाक के यहाँ पहली बार छापे पिछले साल नवंबर में पड़े थे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय से इस्तीफा दिया। हालांकि किसी ने कोशिश नहीं की। सूत्रों के मुताबिक यरमाक को पूरा यकीन था कि उन पर शक नहीं होगा। आंद्रेई यरमाक पूरी तरह सुरक्षित थे, लेकिन जिस दिन उन्हें औपचारिक रूप से संदिग्ध ठहराया गया वो उनके लिए झटका था। शक के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यरमाक को सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बताया। उन्होंने उसकी रक्षा नहीं की, खुद को उससे अलग भी नहीं किया और ना ही उस व्यक्ति की जिम्मेदारी ली जो वर्षों से उनका मुख्य प्रबंधन उपकरण था। और आगे मैं पत्रकार वेदेरनिकोवा का एक उद्धरण पेश करूंगा। जिस शरीर का हिस्सा यरमाक था उसने उसे ऐसे फेंक दिया जैसे छिपकली अपनी पूंछ फेंक देती है, बिना एक शब्द कहे। सिस्टम ने आदेश का पालन किया। एंटी करप्शन कोर्ट के दरवाजे आंद्रेई यरमाक के समर्थकों के लिए बहुत भारी रहे। न दोस्त, न पोर्टफोलियो के लिए आभारी अधीनस्थ, न वे जो कल तक उसके अपने थे। वकील के अनुसार यरमाक अपने परिवार को अदालत में नहीं देखना चाहता था। दर्जनों कैमरों के सामने राष्ट्रपति कार्यालय के पूर्व प्रमुख अकेले बैठे थे। प्रकाशन के अनुसार यरमाक के लिए सीजो में कोठरी पहले से सावधानी से तैयार थी। वेदेरनिकोवा का भी यही कहना है। बिल्कुल, ज़ेलेंस्की अपने दोस्त के लिए सीजो में अलग कोठरी बनवा सके। ततारोव ने पूरी कोशिश की। यह साफ है कि यरमाक के पास फोन था और यहां तक कि उसके दरवाजे पर उसका अपना सुरक्षा गार्ड भी था। हमारे सूत्रों के अनुसार यरमाक के नाम के पास अपमानजनक लिखावट थी, जिसमें एक पक्षी का नाम था जिससे जेल में जिंदगी आसान नहीं होती। मेंस कॉलोनी भेजे जाने से पहले अलेक्जेंडर दुबिन्स्की ने पहली और 5वीं वॉकिंग जोन में छोड़ा था। ये वाक तुरंत मिटा दिया गया।
ये एक अधिकारी के लिए बहुत और दोस्त के लिए कम था। जेलेंस्की जमानत की व्यवस्था कर रहे थे, सबको पैसे ढूंढने को कहा, काम बांटे, लेकिन खुद जमानत में शामिल नहीं हुए और मिसाल नहीं पेश की। अपने पैसों का जोखिम नहीं उठाया, दोस्त की वजह से खुद पर दाग नहीं लगने देना चाहा। एक राजनेता के रूप में जिसने खुद को वादे निभाने वाला और लोगों के लिए खड़ा रहने वाला बताया, लेकिन वास्तव में उसने ऐसा करने की कोशिश ही नहीं की। सिस्टम ने फिर संकेत पढ़ लिया। आखिरकार देखिए क्या हुआ। यरमाक के लिए न तो सर्गेई शेफिर, न डेविड अराखामी, न किरिल तिमोशेंको, न यूरी गोलिक और न ही बाकी लोग आगे आए और न ही किसी ने उसका पक्ष लिया। आगे एक और उद्धरण है, लेकिन अब निष्कर्ष साफ है। काली व्यवस्था अपने लिए भी जल्दी से वैध पैसा पैदा नहीं कर सकी। जो लोग बजट, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और बैक ऑफिस से सैकड़ों अरबों का प्रबंधन करते थे, वे भी उस व्यक्ति के लिए 140 मिलियन कानूनी ग्रिवना जल्दी नहीं जुटा सके, जिसे कल तक देश का दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था। ये बैंकिंग दिवस में गड़बड़ी नहीं, सिस्टम की असफलता है। इससे साबित हुआ कि ये न वफादारी पर थी, न साझा फंड पर, बल्कि डर पर आधारित थी। यरमाक ने सैकड़ों लोगों को ऐसी मलाईदार जगहों पर नियुक्त किया जहां से वे जितने अमीर आकर गए थे उससे कहीं ज्यादा अमीर होकर लौटेंगे। किसी ने उसे कुछ ट्रांसफर करने की जल्दी नहीं की। देखिए वो किस हद तक टॉक्सिक हो चुका है। आखिरकार राष्ट्रपति कार्यालय ने तय किया कि चूंकि यरमाक वकील है तो उनके लिए प्रतीकात्मक रूप से जमानत उनके कानूनी पेशे के साथी ही भर दे। लेकिन यहां भी कुछ गड़बड़ हो गई। आखिरकार यरमाक के लिए पैसे देने वालों की सूची सामने आई, जिसमें दिखा कि पैसों के लिए दुनिया भर में तलाश की गई। सप्ताहांत तक 7 कंपनियों ने 94 मिलियन ग्रिवना जमानत जमा की, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। बाद में 30 मिलियन ग्रिवना और जमा किए गए। ये राशि एक वैज्ञानिक अनुसंधान न्यायिक विशेषज्ञता संस्थान ने जमा की। ये कीव की एक निजी संस्था है जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी। सितंबर 2025 तक ये संस्था सरकारी संस्थानों और नगर निगमों के टेंडरों में न्यायिक विशेषज्ञता और अनुसंधान कार्यों के लिए भाग लेती रही। ये संस्था सरकार के साथ काम कर रही थी। अभी 4 मिलियन ग्रिवना और अधिवक्ता संघ एडवोकेट ने जमा किए, जिसका नेतृत्व यारोस्लाव कुट्स कर रहे हैं। और वो 2016 में यूक्रेन टीवी चैनल पर क्रिमिनल टॉक शो दर्शक गवाह के रूप में के एक्सपर्ट थे। ड्निप्रो की कंपनी विशेषीकृत निर्माण विद्युत स्थापना प्रबंधन ने यरमाक के लिए 32 मिलियन ग्रिवना जमा किए। 2017 में ये कंपनी पुलिस की आपराधिक जांच में संदिग्ध थी, जिसमें अपराध से प्राप्त धन को वैध बनाने और टैक्स न चुकाने की संभावना थी। इसके अलावा एसवी ग्रुप नामक निजी उद्यम ने भी 10 मिलियन ग्रिवना से थोड़ा अधिक राशि का भुगतान किया, जो गाड़ियों की खरीद फरोख्त करता है। कीव की डेलीगिलाटा नामक वकीलों की संस्था ने 14 मिलियन ग्रिवना जमा किए और अतिरिक्त 4 मिलियन ग्रिवना एरेना मरीन कंपनी ने जमा किए। ये ओडेसा की एक लॉजिस्टिक कंपनी है जिसका अधिकृत पूंजी 40,000 ग्रिवना है। साथ ही 7 और लोगों ने भी जमानत में भाग लिया, जिनमें प्रमुख सेर्गेई रेब्रो है। आप जानते हैं कि ये कौन है? उन्होंने 30 मिलियन दिए। व्लादिमीर पेट्रोव आइसलैंडिया टीवी से ने जमानत के लिए 80,000 ग्रिवना दिए और यरमाक के वकील इगोर फोमिन ने 5 मिलियन ग्रिवना जमा किए। मैं इस एपिसोड का अंत वेदेरनिकोवा के एक उद्धरण से करूंगा। पूरा देश देख चुका है, कोई अछूत नहीं है। दोस्तों, आप भी छुए जा सकते हैं, भले ही अभी आपके व्यवस्था के एक स्तंभ को सिर्फ 4 रातों के लिए हिरासत केंद्र में रखा गया हो। अब सिस्टम सुरक्षा की गारंटी नहीं है, ना उमेरोव, ना शेफिर, ना ही बाकी जिन्हें ये अपनी ढाल लगता था। वे बैठे हैं, देख रहे हैं और सोच रहे हैं, अगर देश के दूसरे सबसे बड़े आदमी के साथ ऐसी बात हो चुकी है तो मेरे लिए जमानत कौन और कैसे जुटाएगा। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना न भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक व विवरण से डोनेशन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए। साथ ही मेरे यूक्रेनी भाषा YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।